Next, we have a fireside chat with Dr. B.D. Kalla, Minister for Energy and Public Health and Engineering, Government of Rajasthan, with Arpit Gupta, Assistant Editor, ET Government, on the topic Rajasthan moving towards sustainable energy. Let's understand what roadmap they are following and learn from their best practices and success stories. नेशनल पीएसयू समिट कार्यक्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीडी कल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राजस्थान सरकार की उपलब्धियां और ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में हमसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण हमारे इस कार्यक्रम के लिए निकालने के लिए। माननीय मंत्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी में लीडिंग स्टेट है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। अगर ओवरऑल मैं अभी ओवरव्यू की बात करूं तो किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सरकार नए नए इनिशिएटिव ले रही है और क्या क्या पॉलिसीज हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में आपने देखा होगा नई ऊर्जा नीति, सोलर एनर्जी पॉलिसी, हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी शुरू की है। उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई है, जैसे सीलिंग एक्ट में जो जमीन सीलिंग में आती थी उसकी सीलिंग की छूट दी है। इसी प्रकार कई प्रकार के टैक्सेशन में छूट दी गई है और इसके कारण से अनेक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हमारे क्षेत्र में आ रही है। अभी हाल ही में हमने एनटीपीसी से 5000 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादित करने का, जनरेट करने का एमओयू किया है। सेकी के साथ हमारे एमओयू की बात चल रही है। तो अगले वर्षों में हम ये कोशिश करेंगे कि 30,000 मेगावाट बिजली हम सोलर एनर्जी के माध्यम से पैदा करें और उसके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह को तैयार करने में हम लोग लगे हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के हमारे जो सीएमडी हैं सुबोध अग्रवाल जी, हमारे प्रमुख शासन सचिव दिनेश जी, मैं स्वयं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं निरंतर इस संबंध में बैठ के लेते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मिलकर राजस्थान में 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी के माध्यम से करें। इसके अलावा कुसुम योजना, उसमें एक कंपोनेंट एक ऐसा है जिसमें किसानों को यदि कोई वो सोलर एनर्जी के माध्यम से खेती करना चाहता है तो 30% भारत सरकार उसको अनुदान देगी, 30% राज्य सरकार अनुदान देगी, 30% वो बैंक से या नाबार्ड से लोन लेंगे और 10% किसान को खर्च करना पड़ेगा। यानी किसी के खेत में 5 लाख का ये सिस्टम लगता है तो किसान को केवल 50,000 रुपए खर्च करने होंगे, बाकी उसको मतलब 30% सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा और 30% लोन लेगा। वो जो बिजली पैदा होगी उसको डिस्कॉम को वो देगा, डिस्कॉम से उसकी किस्त भर दी जाएगी। तो इस प्रकार मात्र 50,000 में वो 5 लाख का सिस्टम अपने खेत में लगा देगा। एक कुसुम योजना का एक पार्ट वो भी है जिसमें किसान यदि अपने खेत में बिजली पैदा नहीं कर सकता है तो वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपनी जमीन लीज पे दे सकता है और कई किसान मिलकर अपनी जमीन को लीज पे दे सकते हैं और वहां पर वो लीज मनी उसको प्रतिवर्ष जो एंटरप्रेन्योर आएगा वो उसको देगा और उसके ऊपर खेत में बिजली पैदा करके और वो डिस्कॉम को दे सकेगा। अभी कोटपुतली में भारत का पहला 1 मेगावाट का वो संयंत्र लगा है जिसको आप कभी जाकर देख सकते हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि किसानों के खेतों में इस प्रकार के छोटे छोटे यूनिट लगे ताकि सोलर एनर्जी हम पैदा कर सकें। इसके अलावा रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें भी काफी काम हो रहा है। हम कुछ शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं जहाँ सोलर एनर्जी के माध्यम से सारा काम हो। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी के लिए राजस्थान सरकार काफी कुछ कर रही है और इसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। मंत्री जी, आपने सोलर एनर्जी सेक्टर की बात की, मैं चाहूंगा कि आप विंड एनर्जी सेक्टर के बारे में भी बताएं कि प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए
और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हाइब्रिड एनर्जी जो पॉलिसी है उसमें जो आदमी सोलर एनर्जी का काम कर रहा है वो वहां पर विंड एनर्जी से संबंधित मतलब क्या है कि विंड एनर्जी के संबंधित काम भी पंप चक्कियां वगैरह लगा सकता है। इसके लिए वो पॉलिसी जो हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी में प्रावधान किया हुआ है, और हमारे यहाँ बड़े बड़े जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं वहां पर भी हमारी जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम अपने तई यानी अपने स्तर पर वहां पर विंड एनर्जी अथवा सोलर एनर्जी के प्लांट लगा करके और इसका काम कर सकता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आए और आकर के यदि पवन चक्कियां लगाएं तो उनका हम स्वागत करेंगे, और उसके लिए पॉलिसीज बना दी गई है, उसमें भी कई प्रकार की छूट दी गई है। जो आदमी सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पैदा कर रहा है वो अपनी जमीन में यदि बची है जमीन तो उसमें विंड एनर्जी का काम भी कर सकता है। तो मतलब सोलर एनर्जी वाला विंड एनर्जी को एक साथ लगा सकता है। विंड एनर्जी वालों के पास यदि जमीन है तो वो सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट लगा सकता है। कुल मिलाकर हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी में दोनों प्रकार की बिजली वो एक साथ पैदा कर सकता है, दिन में सोलर और रात को विंड। आप जानते हैं कि दिन में हवा कम चलती है, रात को हवा ज्यादा चलती है, तो हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी में हमने कोशिश की है कि दिन में सोलर बिजली और रात को विंड एनर्जी की बिजली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और राजस्थान पहला स्टेट है जिसने हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी को अपने यहाँ लॉन्च किया है। एक सवाल मैं मंत्री यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया है जिसके तहत एनर्जी एक्ट 2003 जो अमेंडमेंट बिल है उसके तहत डिस्कॉम्स में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रेंचाइजी सिस्टम लाने की बात कही जा रही है। तो राजस्थान सरकार की इसमें क्या सोच है? राजस्थान सरकार क्या इसमें संशोधन चाहती है या उनका क्या टेक है? देखिए, जो संशोधन हमने चाहे थे वो तो हमने भारत सरकार को भिजवा दिए, किंतु राजस्थान में ये बात निश्चित है कि हमारे डिस्कॉम्स ने हमारी सरकार के आने के बाद में AT&C लॉसेज को काफी कम किया है। जैसे 15% ऑप्टिमम ये लॉसेज होते हैं, हमारी अजमेर डिस्कॉम ने इसको 14% पे लाके खड़ा कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम ने भी 2.5% इसमें कमी की है, और इसके अलावा जोधपुर डिस्कॉम ने भी करीब करीब 1.25 से 2% छीजत में कमी की है। लेकिन अभी भी उनको 15% में आने के लिए प्रयास करने होंगे। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार जो है उनको बिजली सेक्टर को सजेशन देने चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है भारत सरकार धीरे धीरे सारी बिजली के क्षेत्र को अपने अंतर्गत लेना जैसे जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बिजली सेक्टर में जैसे नियामक आयोग है, तो नियामक आयोग को भी वो केवल किताबी और कागजी आयोग के रूप में रखना चाहते हैं, सारे अधिकार अपने पास लेना चाहते हैं। इसी प्रकार ये जो फ्रेंचाइज का आपने सवाल किया है, राजस्थान में हमारे से पूर्ववर्ती सरकार ने भरतपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, इन 4 स्थानों पर 4 कंपनियों, एक कंपनी को 3 स्थान पर और टाटा को मेरे ख्याल में अजमेर में दिया था। इसमें कुछ कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर कोटा और बीकानेर में कंपनी जो है वो एक्चुअली में इतना लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके कारण थोड़ा हम घबरा रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां पर 50%, 30% से ज्यादा लॉसेज हैं, वहां पर राज्य सरकार जहां उपभोक्ताओं का एक्सप्लॉइटेशन न हो और उपभोक्ताओं को मतलब नुकसान न हो तथा कंपनी को भी नुकसान न हो, इस तरीके की कोई एक स्थिति डेवलप करके कुछ नए तरीके से हम इस काम को करना चाहेंगे। मंत्री जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो वर्तमान परिस्थितियों के परिदृश्य में है कि कोविड-19 पैंडेमिक से पूरा देश पूरा विश्व जूझ रहा है। अगर मैं राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग की स्पेसिफिकली बात करूं तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिला है, चाहे इक्विपमेंट सप्लाई हो, चाहे लेबर डिसरप्शंस हो या फिर ओवरऑल मैनेजमेंट हो? आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में 24x7 यानी 24 घंटे हम बिना किसी ट्रिपिंग के बिजली राजस्थान में दे रहे हैं, और किसानों को 6 घंटे बिजली दे रहे हैं। 15 जिलों को एग्रीकल्चर बिजली भी हम दिन में दे रहे हैं, और अगले 2 सालों में एग्रीकल्चर बिजली सारे राजस्थान के किसानों को हम दिन में देना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर के हमने अपने तंत्र का विस्तार किया है, तंत्र का सुधार किया है। फाइबर
जो हमारा एक तरीके से प्रसारण का तंत्र है वो देश में सबसे बड़ा है और उसका मल्टीपर्पज उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स को हमने छूट दी है कि वे अपने मीटर की फोटो खींचकर हमारे उपयुक्त जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर भेज दें, हम बिल उसके आधार पे भेज देंगे। और यदि कोई नहीं भेज सकेगा तो हम पिछले 4 महीने का एवरेज लेकर उसका बिल भेज देंगे और वो डिजिटल तरीके से उन बिलों को भर सकेगा। इस प्रकार की कई सुविधाएं हमने दी है। यदि कोई व्यक्ति विजिलेंस को जाता है हमारे यहाँ अधिकारी, तो उसका एक ऐप बना दिया गया है। वो विजिलेंस में जाने से पहले ऐप में बता के जाएगा कि मैं अमुक स्थान पर अमुक कॉलोनी में विजिलेंस करने जा रहा हूँ और उस पूरी विजिलेंस की रिकॉर्डिंग होगी। वहां पर जो भी आसपास के गवाह हैं उनको लिया जाएगा और कहीं भी कोई अधिकारी किसी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट न करे, इसकी व्यवस्था उस ऐप में की गई है। तो ऐसे अनेक हम अधुनातन प्रयोग कर रहे हैं जिससे कंज्यूमर के हितों का भी ध्यान रखा जाए और कंपनी के हितों का भी ध्यान रखा जाए। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, बस मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जो करंट फिस्कल है 2021-2022 उसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या चुनौतियां आप भविष्य में देखते हैं? साथ ही आपको हमारे माध्यम से जो ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं या जो राज्य सरकारों केंद्र सरकार के जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, वो जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको माध्यम से राजस्थान की जनता को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमने 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगढ़ में शुरू किया था। अभी हमने मार्च में 660 मेगावाट का एक और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का को सिंक्रोनाइज कर दिया। उसका वाणिज्यिक उत्पादन हम जून से पहले करना चाहेंगे। जून के अंतिम सप्ताह तक कोशिश करेंगे। ये कोविड वाली ये सब चीजें नहीं रही तो मैं समझता हूँ जून और जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम उसको भी शुरू कर देंगे। इससे पहले हमने छबड़ा में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। तो इस प्रकार से हम लगातार जो ट्रेडिशनल मेथड है उनके आधार पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर हमारा सबसे बड़ा ध्यान है कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके माध्यम से हम अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन करें। जैसा मैंने आपको बताया था, हम आने वाले 5 वर्षों में 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। राजस्थान में सोलर रेडिएशन विश्व में सबसे ज्यादा है। यहाँ 1,42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी के माध्यम से हो सकता है और विंड एनर्जी का भी काफी बड़ा सोर्स हमारे पास में है। इनको एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता है। तो हम एक तरफ अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी चीजत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी ओर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे किसानों की मांग है कि दिन में बिजली मिले, तो हम दिन में बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसानों को स्वयं कुसुम योजना के अंतर्गत अपने स्वयं सोलर प्लांट लगाकर उनको आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे बिना किसी प्रकार की ट्रिपिंग के राजस्थान के लोगों को बिजली दें। हमने पिछले दिनों में ढाणी में 1 लाख और ये समझिए करीब 34,000 राजस्व गांव और ढाणियों सहित जितने भी हमारे पास कनेक्शन थे वो मार्च 2021 से पहले कर दिए थे। और आपने ये भी देखा होगा 1,40,000 कुओं के कनेक्शन हम लोग कर चुके थे और इस साल भी हम करीब 50,000 कुओं को नए कनेक्शंस देंगे। तो इस प्रकार राजस्थान में ऊर्जा का विकास भी हुआ है, ऊर्जा लोगों के घरों में पहुंची है, खेतों में पहुंची है और डेवलपमेंट साफ नजर आ रहा है। आजादी से पहले राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज लगभग 22,000 मेगावाट बिजली हमारे राजस्थान में पैदा हो रही है। अथवा हम इंटर स्टेट जो हमारे समझौते हैं उसके अनुसार हम प्राप्त करें। कुल मिलाकर 22,000 मेगावाट बिजली हमारे पास आज की स्थिति में है। एक पीक आवर्स को छोड़ दें हम, जो सवेरे 6 से लेकर 9 और शाम को भी 6 से लेकर 9 बजे, इस समय कभी कभी हमारे पास में बिजली की स्केर्सिटी रहती है, तो आने वाले 2 वर्षों में हम दूर कर देंगे। क्योंकि जब किसानों को
दिन में बिजली देना शुरू कर देंगे तो राजस्थान बिजली, आज भी रात के वक्त में हम बिजली में सरप्लस स्टेट है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, राजस्थान उन राज्यों में से एक हो गया है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी रात को जो बिजली देते हैं उसमें 1 रुपया पर यूनिट हमने कमी की है। तो इस प्रकार इंडस्ट्रीज को भी, कृषि को भी, सबको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान आज उद्योगों के लिए सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये पांचों मौजूद हैं। इस कारण से राजस्थान की धरती पे जितने भी राजस्थान कॉलिंग, राजस्थान जो है वो सब लोगों को, देश के लोगों को न्योता दे रहा है कि आप राजस्थान में आए, उद्योग लगाएं। यहाँ पर बिजली की कोई कमी नहीं है, बिजली सरप्लस है और बिजली के माध्यम से आप अपने उद्योगों को बहुत बखूबी चला सकते हैं। अभी मैं आपके माध्यम से एक बात कोविड के हिसाब से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में टीकों की कमी है, वैक्सीनेशन। तो मैं चाहूंगा कि सीरम जैसी कंपनियां अथवा वैसे ही पैरेलल कोई भी कंपनियां जो हैं वो राजस्थान में आए, टीके बनाएं, वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर करें, रेमडेसिविर का उत्पादन करें, और भी जो मेडिकल यूनिट वगैरह लगाना चाहें, ऑक्सीजन की कोई यूनिट आयोनेक्स जैसी लगाना चाहें, तो राजस्थान सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ भी भूमि की उपयुक्तता है, यहाँ पे सरकार हर प्रकार की सहूलियत दे रही है और हर प्रकार के साधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में राजस्थान में इस प्रकार की चीजें लगने से हम न केवल राजस्थान की बल्कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच में से कुछ वक्त ईटी गवर्नमेंट के नेशनल पीएसयू समिट कार्यक्रम के लिए निकाला। धन्यवाद। Thank you, gentlemen, for an interesting chat session. Indeed, these stories will help our viewers to implement the same for the further development.